नमस्कार दोस्तों, आज हम एक शानदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गेट सी। इसमें 4 दोस्त समुद्र के बीच एक द्वीप पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां वे मानव तस्करों के हाथों फंस जाते हैं, जो जीवित लोगों के शरीर से दिल, किडनी, जिगर आदि निकाल लेते हैं और लाशों को समुद्र में फेंक देते हैं। इस स्थिति में 4 दोस्तों ने वहां से बचकर लौटने में सफल हुए या नहीं, यही आज की कहानी में देखा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें रेहाना नाम की एक लड़की मिलती है जो अपने छोटे भाई और पिता के साथ रहती है। मां की मौत के बाद रेहाना खुद ही इस परिवार की देखभाल करती थी। पिता और छोटे भाई की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर ले ली थी। मां की मृत्यु के शोक को रेहाना और उसके पिता आज भी भूल नहीं पाए हैं। वे हमेशा एक नाव के पास बैठते थे, क्योंकि इस नाव पर समुद्र में घूमने के बाद ही उनकी मां की मृत्यु हुई थी। इसलिए रेहाना का पिता हर समय उस नाव के पास बैठा रहता और अपनी पत्नी को याद करता। रेहाना सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पिताजी और छोटे भाई को खिलाने के बाद अपनी सहेली क्लारा से मिलने चली गई, क्योंकि आज वे समुद्र में बोट लेकर कुछ समय बिताने वाली थीं। क्लारा का बॉयफ्रेंड जोनास और उसका छोटा भाई निको भी उनके साथ जा रहे थे, लेकिन इस बारे में रेहाना को पता नहीं था। क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड जोनास ने तय किया था कि वे आज ब्राहमा आयरलैंड घूमने जाएंगे। इसके लिए वे जरूरी कुछ सामान पैक कर रहे थे, लेकिन रेहाना ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि ब्राहमा आयरलैंड यहाँ से काफी दूर था और वहां से लौटते लौटते शाम हो जाएगी। इतनी देर तक बाहर रहने पर घर में उसके पिताजी बहुत चिंता करेंगे, इसलिए रेहाना क्लारा के प्रस्ताव पर राजी नहीं होती। लेकिन क्लारा के बहुत समझाने के बाद रेहाना आखिरकार मान जाती है। क्लारा ने रेहाना को आश्वासन दिया था कि वे जल्दी वापस आ जाएंगी, इसलिए रेहाना मान जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि दोनों जेट स्की लेकर आयरलैंड की ओर रवाना होते हैं। ब्रह्मा के आयरलैंड पहुंचने के बाद वे वहां कुछ समय बिताते हैं और फिर जेट स्की लेकर वापस लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। निक काफी तेजी से जेट स्की चला रहा था, क्योंकि वह मन ही मन रेहाना को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रेहान को इम्प्रेस करने की कोशिश में वह एक हादसा कर बैठता है और उनकी जेट स्की पलट जाती है। दूसरी ओर जोनास को समझ ही नहीं आता कि निक की जेट स्की पलट गई है। इतनी तेजी से आने पर निक की जेट स्की के साथ उनकी जेट स्की टकरा जाती है और दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। निक के सिर में जोरदार चोट लगती है। रियानी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी ओर दुर्घटना के बाद जोनस को कहीं भी नहीं पाया जा रहा था। बहुत तलाशने के बाद भी जोनस का पता नहीं चल पाया। क्लारा और बाकी लोग समझ गए कि शायद जोनस अब जीवित नहीं है। सब लोग बहुत टूट गए। समुद्र में इस समय जीवित रहने का कोई उपाय नहीं है। जेट्स की पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वे क्या करेंगे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर समुद्र में शार्क की हिंसकता के बारे में वे भली भांति जानते थे। यदि शार्क हमला करती तो वे कोई भी बच नहीं पाता। यह सोचते सोचते अचानक उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर एक नाव जा रही थी। रेहाना और क्लारा मदद के लिए चिल्लाने लगी। नाव में मौजूद रॉकी नाम का व्यक्ति उन्हें देखकर नाव लेकर आगे आया और क्लारा, रेहाना और निक को समुद्र से बचाकर नाव पर चढ़ा लिया। सृष्टिकर्ता की असीम कृपा से अंततः वे बच जाते हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इसके बाद देखा जाता है कि रेहाना, निक और क्लारा को बचाने के बाद निक की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, इसलिए उसे नाव के बाहर लेटा दिया जाता है और क्लारा और रेहाना उसे कुछ खाने को देने के लिए कहती हैं। रॉकी उन्हें अपनी सेलिंग बोट के अंदर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, रॉकी तुरंत ही एक केमिकल की मदद से उन्हें बेहोश कर देता है और बोट के नीचे के एक कमरे में बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति से मदद मांगना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। खैर, इसके बाद देखा जाता है। इसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद जब क्लारा और रेहाना को होश आता है, तो उस कमरे का दृश्य देखकर वे हैरान रह जाती हैं। बहुत ज्यादा डर के कारण वे रोने लगती हैं, क्योंकि कमरे के चारों ओर बस खून ही खून था और दीवारों पर हेल्प का निशान लिखा हुआ था। वह बिस्तर जहां पर था, उसके ऊपर लड़कियों के बाल और शरीर की विभिन्न त्वचा के टुकड़े पड़े थे।
और वहां लड़कियों के फटे कपड़े भी पड़े हुए थे। इन दृश्यों को देखकर वे बहुत डर गईं, क्योंकि वे समझ गईं कि यहां पहले भी कई लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था और उनके साथ क्रूरता की गई थी। पूरे रात उस कमरे में बंद रहने के बाद अगले दिन सुबह रॉकी कमरे का दरवाजा खोलता है और क्लारा और रेहाना के सामने कुछ कच्ची समुद्री मछलियां रख देता है और उन्हें चुपचाप खाने के लिए कहता है। रेहाना रोते हुए रॉकी से मदद मांगती है कि मुझे छोड़ दो, घर पर मेरे बीमार पिता और छोटा भाई हैं, उनकी देखभाल मुझे करनी है, कृपया मुझे छोड़ दो। रेहाना की बात सुनकर रॉकी कहता है, चुपचाप मछलियां खा ले, नहीं तो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलेगी तो तुझे मारकर समुद्र में टुकड़े टुकड़े कर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर रॉकी दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। वहां से निकलने के बाद साइको की तरह रॉकी कच्ची मछलियां खाने लगती है और वॉकी टॉकी की मदद से किसी अजनबी से बात करती है। कुछ ही समय बाद वह उस अजनबी को वहां आने के लिए कहती है। रॉकी से बात करने के थोड़ी ही देर बाद एक छोटे से बोट में एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर वहां आ जाते हैं। शायद रॉकी इन्हीं डॉक्टर से अब तक बात कर रहा था। लगता है कि निक का चेकअप करने के लिए इस डॉक्टर को बुलाया गया है, क्योंकि निक कल से बहुत बीमार है और बेहोश पड़ा हुआ है। डॉक्टर बोट पर चढ़ने के बाद सबसे पहले निक का चेकअप करता है और रॉकी से कहता है, तुम लड़के का थोड़ा ख्याल नहीं रख सकते थे? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर थोड़ा और देर हो जाता तो यह मर ही जाता, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही देर में इसका इलाज शुरू हो जाएगा और यह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर यह कहकर रॉकी को लेकर बोट के बेसमेंट में चला जाता है। क्लारा और रेहाना का अच्छे से चेकअप किया गया। रेहाना तो स्वस्थ थी, लेकिन क्लारा थोड़ी बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने क्लारा को अच्छे से निरीक्षण करने के बाद रॉकी को लेकर ऊपर चले गए। डॉक्टर ने रॉकी से कहा, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, समय बहुत कम है। रॉकी ने कहा, ठीक है, तो बाहर लेटे लड़के से ही शुरू किया जाए। इन सब बातों के बाद उन्होंने निक को एक बिस्तर पर लिटा दिया और डॉक्टर ने निक के हाथ पैर बांधकर उसका इलाज शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता है वहां क्या इलाज हो रहा था? अगर आपको पता चल जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखा गया कि डॉक्टर और रॉकी ने मिलकर निक के शरीर को जीवित हालत में चीरकर उसके अंग निकाल रहे थे, जैसे दिल, किडनी, आंखें, लिवर आदि। ये अंग करोड़ों रुपयों में बेचे जाने थे और यही उनका असली मकसद था। निक के शरीर से अंग निकालते समय वह दर्द से चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी जोरदार थीं कि आसमान, हवा और समंदर तक भारी हो गए थे। बेसमेंट से क्लारा और रेहाना ने निक की चीखें सुनी और समझ गईं कि निक के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। अंग निकालने के बाद निक के शरीर को समंदर में फेंक दिया गया। क्लारा और रेहाना समझ चुकी थीं कि शायद उन्हें भी निक की तरह मार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्लारा और रेहाना के पास कुछ करने की कोई विकल्प नहीं थी। अपनी काम को पूरा करने के बाद वे इंजन रूम में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, जहां डॉक्टर ने रॉकी से कहा कि क्लारा नाम की जो लड़की है उसकी हम यहीं सर्जरी करेंगे और उसके अंग निकाल लेंगे, लेकिन रेहाना नाम की जो लड़की है उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट है जिसे बिल्कुल ताजा किडनी की जरूरत है। रेहाना का हम बाद में ऑपरेशन करेंगे और उसकी किडनियां मैं सप्लाई करूंगा। डॉक्टर की इन बातों से रॉकी मान जाता है, क्योंकि उसे अपने पैसे मिल गए थे। इसके बाद देखा जाता है कि रॉकी और डॉक्टर मिलकर क्लारा को बेसमेंट से पकड़कर ले आते हैं और रेहाना को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। रेहाना क्लारा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल रहती है। रॉकी रेहाना को फेंक देता है और क्लारा को उठा लेता है। क्लारा के ऑर्गन निकालने के लिए उसे बिस्तर पर हाथ पैर बांधकर लिटा दिया जाता है। कुछ ही देर में उसके अंग निकाल लिए जाएंगे। क्लारा की चीख पुकार सुनकर रेहाना बुरी तरह टूट जाती है। अपनी इकलौती सहेली का ऐसा दर्दनाक अंजाम देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो वह अपनी सहेली को बचा नहीं पाएगी। यह सब सोचते सोचते अचानक उसे बेसमेंट के एक कोने में एक एग्जॉस्ट फैन नजर आता है, जो हमेशा चालू रहता था लेकिन अब बंद था और फैन रिमूवेबल था। मतलब अंदर से जोर से धक्का देने पर फैन बाहर से खुल जाएगा और जगह खाली हो जाएगी, काफी हद तक मैनहोल के ढक्कन जैसा। खैर, रेहाना अपनी पूरी ताकत से फैन को जोर से धक्का देती है और काफी कोशिश के बाद वह फैन को खोलने में सफल हो जाती है।
रेहाना जल्दी से बेसमेंट से फैन के उस छेद के जरिए बाहर आ जाती है और रेहाना दौड़कर क्लारा को बचाने चली जाती है। पास ही उसे एक फिशिंग एरो दिखाई देता है जिसकी मदद से रॉकी मछली का शिकार करता था। रेहाना फिशिंग एरो उठाकर सीधे डॉक्टर की ओर निशाना साधती है। डॉक्टर क्लारा की सर्जरी के लिए तैयारी कर रहा था, यानी क्लारा अभी भी जीवित थी। रॉकी वहां फिलहाल नहीं था क्योंकि वह इंजन रूम में बोट चला रहा था। रेहाना ने इस मौके का फायदा उठाकर क्लारा को बचाने के लिए फिशिंग एरो चला दिया और तुरंत ही एक तेज तीर डॉक्टर के पेट में जा घुसा। डॉक्टर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। रेहाना ने क्लारा के हाथ पैर खोलकर उसे आजाद कर दिया और जल्दी से बोट से समुद्र में कूद गई। रॉकी को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद वह डॉक्टर के पास आता है और देखता है कि वहां डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है और क्लारा गायब है। यह देखकर उसे समझ में आता है कि जरूर रेहाना क्लारा को लेकर भाग गई है। रॉकी पूरे बोट को छान मारता है लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाता। आखिरकार जब कोई उपाय नहीं बचता तो रॉकी बोट की सर्च लाइट चालू करता है और देखता है कि थोड़ी दूर पर वे डॉक्टर की बोट की ओर तैरते हुए जा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर जिस बोट से यहां आया था उसी बोट के पास। क्लारा और रेहाना आगे बढ़ रही थीं। रॉकी की बोट से डॉक्टर की बोट की दूरी काफी ज्यादा थी, इसलिए रॉकी ने इंजन रूम में जाकर अपनी बोट चालू करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से बोट का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। असल में रेहाना ने पानी में कूदने से पहले इंजन की तारें काट दी थीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर रॉकी उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो वह बोट लेकर उनका पीछा जरूर करेगा। इसी वजह से उसने इंजन की तारें काट दी थीं। रॉकी रेहाना पर बहुत गुस्सा हो जाता है। उधर समुद्र में तैरते समय रेहाना और क्लारा को बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि समुद्र की धारा उनके विपरीत दिशा में थी। क्लारा की हालत खराब होने के कारण वह तैर नहीं पा रही थी, इसलिए रेहाना ने फैसला किया कि वह क्लारा को वहीं छोड़कर अकेले ही बोट तक जाएगी और फिर बोट लाकर क्लारा को बचाएगी। रेहाना क्लारा को छोड़कर तैरते हुए कुछ ही समय में उस बोट के पास पहुंच जाती है और बोट को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह से वह बोट को चालू नहीं कर पाती, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बोट कैसे चालू करनी है। रेहाना जब कोई उपाय नहीं पाती तो बोट में मौजूद रेडियो की मदद से कोस्ट गार्ड से संपर्क करती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन कोस्ट गार्ड की तरफ से बताया जाता है कि मदद पाने के लिए उसे अपनी लोकेशन शेयर करनी होगी। लोकेशन जाने बिना वे रेहाना की मदद नहीं कर पाएंगे। रेहाना कोस्ट गार्ड से पूछती है कि कैसे भेजूं। इसके जवाब में कोस्ट गार्ड ने कहा कि बोट में एक पिकर नामक डिवाइस है, जिसे समुद्र में फेंकते ही वह ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और लोकेशन का पता चल जाएगा। रेहाना ये सब सुनकर डिवाइस ढूंढने लगती है और काफी खोजबीन के बाद उसे एक फ्लेयर गन और वह डिवाइस मिल जाता है। रेहाना तेजी से उस डिवाइस को समुद्र में फेंकने जा रही थी, तभी वहां रॉकी आ जाता है। वह तैरते हुए रेहाना के पास पहुंच गया था। पहुंचते ही उसने रेहाना के पेट में चाकू घोंप दिया। उसकी सारी नफरत और गुस्सा उसकी आंखों और चेहरे पर स्पष्ट हो रहा था। रेहाना जमीन पर गिर गई और तीव्र दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आखिरी सांस तक वह जीने के लिए संघर्ष करती रही। रेहाना ने अपने पास मौजूद फ्लेयर सीधा रॉकी के चेहरे पर दाग दिया। आग से बुरी तरह झुलसकर रॉकी दर्द में तड़पते हुए मर जाता है। रेहाना अपनी पूरी ताकत लगाकर घिसटते हुए डिवाइस को समुद्र में फेंक देती है और तुरंत ही डिवाइस एक्टिव हो जाता है। रेहाना बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह कोस्ट गार्ड लोकेशन के अनुसार वहां पहुंचता है और रेहाना और क्लारा को बचा लेता है। वे रॉकी की मृत शरीर को भी ढूंढ लेते हैं और डॉक्टर की लाश को भी ले जाते हैं। क्लारा और रेहाना जोर जोर से रो रही थीं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि किस्मत उन्हें कब कहां ले जाती है यह समझना मुश्किल है। और अंत में एक बात है ना, रखे अगर हरी तो मारे कौन, अर्थात सृष्टिकर्ता जिसे बचाता है उसे कोई मार नहीं सकता। जो भी हो, कहानी यहीं समाप्त होगी। आज के लिए विदा ले रहा हूं। सब अच्छे से रहना।